नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। हमने आपको अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि भारत के सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों कानूनों को ताक में रखते हुए एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब इस ब्लंडर के ऊपर तमाम रिटायर्ड जजों की तरफ से, वकीलों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से वो सारे सवाल उठ रहे हैं जो हमने उस वीडियो में उठाए थे। हालांकि उस समय किसी ने भी चूं करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने भी उस समय कुछ भी नहीं बोला था इस मुद्दे पर। लेकिन ठीक है, देर आई दुरुस्त आए। अब ये मुद्दा हॉट होता हुआ नजर आ रहा है, ये मुद्दा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक प्रपंच करने की जो एक छूट दी गई थी सीजेआई के द्वारा, अब वो सवालों के घेरे में आ गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जय अनंत दयाद्री ने तीखे सवाल उठाए हैं और उन्होंने तमाम नियमों कानूनों का हवाला दिया है। उनका यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का यह रूल है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पैरवी करना चाहता है, व्यक्तिगत तौर पर पैरवी करना चाहता है, तो उसको रजिस्ट्री में लिख कर देना पड़ता है। वहां से परमिशन मिलने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां पर यह भी है कि अगर उसके पास वकील हैं, वकील उसकी बात रख रहे हैं, तो फिर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर दलीलें देने की छूट नहीं मिलती है। सवाल एक यह भी है कि जिस दिन ममता बनर्जी ये दलीलें देने गई तो उनकी गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत क्यों दी गई? जहां केवल जजों की गाड़ियां जा सकती हैं, वहां एक मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से कैसे जा सकती है? सवाल फिर एक और है कि क्या किसी एक व्यक्ति को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का एक ही समय पर सदस्य होने की छूट दी जा सकती है, जो संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में साफ तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है। लेकिन उस दिन सीजेआई की कृपा की वजह से वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो वहां पर एक वकील के तौर पर खड़ी हुई थी, एक विधायक के तौर पर खड़ी हुई थी और सरकार के प्रमुख के तौर पर, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का ही रोल निभा रही थी, जो कि संवैधानिक तौर पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। अब जो ब्लंडर किया है सीजेआई ने, उस पर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी उन्हें ही देने पड़ेंगे। लेकिन यहां यह जिक्र करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस मामले में ममता बनर्जी ने वहां झूठी दलीलें दी, उन दलीलों को उस बेंच ने भी बिल्कुल ही महत्व ही मानते हुए अपना जो ऑर्डर उन्होंने अपलोड कराया वेबसाइट के ऊपर, उसमें कहीं भी ममता बनर्जी की उन दलीलों का कोई जिक्र नहीं था। यानी सीजेआई की नजर में ममता ने जो कहा था वो पूरी तरीके से निराधार था, पूरी तरीके से महत्वहीन था, इसीलिए उन्होंने अपने ऑर्डर में उसको शामिल नहीं किया। जब आपको यह पता है कि यह झूठ है, यह प्रपंच है, तो फिर आपने उस प्रपंच को, राजनीतिक ड्रामा को करने की इजाजत देकर जो गलत परंपरा डाली है, उसका जवाब तो सीजेआई महोदय आपको ही देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और अब ऐसा हो गया है, तो क्या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आकर केंद्र सरकार के खिलाफ, देश की दूसरी अन्य संस्थाओं के खिलाफ झूठे, प्रपंचपूर्ण और बेकार के आरोप लगाने का वहां पर काम करेंगे? और अगर उन्हें ऐसी छूट दी जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां आ सकते हैं और बुलडोजर नीति के खिलाफ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बोलता है उसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। इसकी इजाजत तो आप उन्हें नहीं देने वाले हैं। और फिर एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है, आप उससे यह भी नहीं कह रहे कि आप एफिडेविट में दीजिए। जबकि अगर उस समय सीजेआई चाहते तो ममता बनर्जी के वकीलों को ये कह सकते थे कि आप की जो मुख्यमंत्री है, जो कुछ कहना चाहती है, वो अपना लिखित में दे दे, हम उनको देख रहे हैं।
और उससे पहले जितने वेस्ट बंगाल से रिलेटेड मामले थे उनमें जो डांट लगाई गई थी, जो तीखी टिप्पणियां की गई थी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, तो सीजीआई को उस समय भी उनसे कुछ उस बारे में पूछना चाहिए था। एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग पहले ही ये कह चुका था कि उनके जो अधिकारी हैं, जो बीएलओ हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, राज्य सरकार, राज्य पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। इस पर सीजीआई की बेंच ने कहा था कि अगर इसमें कोई शिकायत आती है तो हम निश्चित तौर पर इस पर आदेश देंगे। और यहां पर चुनाव आयोग ने मांग की थी कि उन्हें केंद्रीय बल मुहैया कराए जाए। अब आप सोचिए, ऐसी किसी तरीके का कोई सवाल सीजीआई या फिर दूसरे जो जज थे, जस्टिस जॉ माल्या बागची, जो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, उन्होंने नहीं किया। और वो अच्छी तरीके से वहां की सिचुएशन को समझते हैं। यानी कि आपने जानबूझकर एक मुख्यमंत्री को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए झूठ और प्रपंच का ड्रामा करने की इजाजत दी, जो कि न तो संवैधानिक तौर पर स्वीकार्य है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जो नियम कानून है उसके तौर पर ही स्वीकार्य है। सीजीआई को इसका जवाब देना ही चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि पहले वो योगेंद्र यादव को इस तरीके की छूट दे चुके हैं। एक बार योगेंद्र यादव को 45 मिनट बोलने दिया गया, दूसरी बार 20-25 मिनट बोलने दिया गया, जबकि उस मामले में योगेंद्र यादव खुद लिटिगेंट नहीं था, वो एक एनजीओ की तरफ से उसने वहां पर पीआईएल फाइल की थी एसआईआर के ही मामले में। जबकि नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख रहा था, वो दूसरे लोगों का, थर्ड पार्टी का पक्ष अगर किसी को रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो एडवोकेट्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड बार के मेंबर होते हैं, वही कर सकते हैं। ये साफ तौर पर बार का जो रूल है, एडवोकेट एक्ट का जो रूल है, उसका भी उल्लंघन है जो किया है भारत के सीजीआई ने। जबकि वो खुद एक वकील रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अब उन्हें देना पड़ेगा। वो अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ पत्रकार, अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो ये सवाल जरूर पूछें कि सीजीआई महोदय, आपने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को ये सब ड्रामा करने की इजाजत क्यों दी थी, और उस ड्रामे को आपने भी इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा था कि उसका जिक्र भी आप अपने ऑर्डर में करते। यानी आपने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने की छूट एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक मुख्यमंत्री को देकर उसको इसका राजनीतिक फायदा उठाने का मौका दे दिया है। लेकिन आने वाले समय में क्या आप ऐसी ही छूट दूसरे लोगों को देंगे? इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर योगेंद्र यादव या ममता बनर्जी के ऊपर यह विशेष कृपा आप क्यों कर रहे हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि योगेंद्र यादव हरियाणा से आता है, इसलिए शायद उन्होंने छूट दी थी। तो फिर ममता बनर्जी को छूट देने के पीछे क्या कारण है? जबकि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार ऐसे मामले आते हैं जिनमें राज्य सरकार के कामों पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जताता है। चाहे आरजीकर मेडिकल केस में जो एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, या फिर संदेश खाली में जो कुछ शाहजहां शेख नाम के ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता ने किया था 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ, या फिर चुनाव के दौरान जिस तरीके की हिंसा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, अधिकारियों को जिस तरीके से बंधक बनाया जाता है, अभी ईडी का मामला था, उनमें से किसी भी मामले का जिक्र अगर सीजीआई करते ममता बनर्जी से, तब तो इसको स्वीकार किया जा सकता था कि ठीक है, उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी से जवाब तलब भी किया, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया और एक गलत परंपरा डाल दी गई। अब इस गलत परंपरा पर सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी उठ रहे हैं, जजों की तरफ से भी उठ रहे हैं, और हम जैसे लोग तो, हमने तो जैसे ही वो कार्रवाई देखी थी, हमने 5 मिनट के अंदर उस पर अपना वीडियो बना दिया था। हालांकि लोड होने में 1 घंटा लग जाता है, 1-1.5 घंटा, पर हमने तभी सवाल उठाया था कि ये वास्तविक तौर पर एक अवैध तरीके से परमिशन दी गई है, कानूनों का इसमें कोई पालन नहीं किया गया है, संवैधानिक दायरों का पालन नहीं किया गया है। यानी यहां पर ममता के ऊपर सीजीआई ने ममता दिखाई है। अब ये जो ममता आपने दिखा दी है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है,
और इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल को भी उसी दिन सवाल उठाने चाहिए थी। एडिट अटॉर्नी जनरल है उनको भी इस पर सवाल पूछने चाहिए। सरकार को भी लिखित तौर पर सीजीआई से इसका स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ऐसा करने की इजाजत क्यों दी और उसको सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष सुविधा क्यों मुहैया कराई गई। हालांकि कुछ लोग इस पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एलएलबी की हुई है इसलिए वो ऐसा कर सकती हैं, वो वकील के तौर पर गई थी। अरे भैया, वहां रूल है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पर है, सरकारी नौकरी में है, तो वो वकालत नहीं कर सकता है। तमाम रूल्स हैं, उनमें से किसी का भी पालन वहां नहीं हुआ है और साफ तौर पर सीजीआई के द्वारा नियमों को तोड़ा गया है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है जो अब इतिहास में दर्ज हो गया है और इस पर सवाल उठने लाजमी है। हम इसीलिए कहते हैं कि गलत काम हो रहा है तो कोई भी सच्चा सनातनी उनको चुपचाप नहीं सह सकता है। ठीक है, वो भारत के सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम भी भारत के नागरिक हैं और संविधान ने हमको शक्ति दी है कि कोई भी अगर गलत करता है तो हम उस पर सवाल उठाएं। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया था। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप ऐसे वीडियो को हाइप कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दिख सके। अभी आप सोचिए कि हमारी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, 1 लाख से कम तक रीच होने के बावजूद हमारी बात का असर हो रहा है। हमने वीडियो बनाया और आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। उससे पहले भी जजों में तमाम तरीके की बातें आती रही हैं। हम जो बात रखते हैं वो बात पहुंच तो रही है, लेकिन अगर आपका सहयोग मिलने लगेगा तो निश्चित मानिए कि हम जो मुहिम लेकर चल रहे हैं कि इस देश की जुडिशरी को पूरी तरह से सुधारा जाए। इस देश से कॉलेजियम नाम की जो अव्यवस्थात्मक एक परंपरा डाल दी गई है कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस द्वारा नियुक्त हुए जजों के द्वारा, उसको तोड़ा जाए। जजों की नियुक्ति पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से की जाए। जुडिशरी में कंपटीशन का शुरुआत की जाए और इस देश के जो लाखों करोड़ों लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं उनको साफ और स्पष्ट तौर पर जल्दी न्याय दिलाया जा सके। ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोग सही तरीके से हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाएं, हाइप करें, क्योंकि उससे हमें पैसे नहीं मिलते। आप सोचे कि हाइप करने से कुछ पैसे हमें मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उससे रीच बढ़ेगी। आप सोचिए कि यहाँ पर हमारे देश में बकवास करने वाले लोगों के वीडियो लाखों में चलते हैं। हालांकि हम भी जब 5 साल पहले 3 दूसरे चैनलों के साथ काम करते थे तो हमारे वीडियो उस समय मिलियंस में चला करते थे। तमाम वीडियो हमारे कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो ऐसे अभी भी मिल जाएंगे आपको जो 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब आज के तथाकथित बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उस समय हजारों में मुश्किल से व्यू ले पाते थे, उस समय हम मिलियंस में व्यू लेते थे। हालांकि अब पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर हम उतना नहीं बोलते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ अभी जुडिशरी पे है। इसलिए चूंकि जुडिशरी की बातें लोगों को कम समझ में आती है, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि इन सारी चीजों को इतना आसान कर दिया जाए कि भारत का कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी आसानी से समझ सके कि हमारे देश में जुडिशरी में हो क्या रहा है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।